फारिस ने नजर उठाकर जन्नत को देखा। वो हनूज उन्हीं तासुरात के साथ खामोश खड़ी थी। मजीद कुछ भी कहे बगैर वो सर झटक कर चला गया। डिड यू सी दैट? आयमा ने बड़ी अम्माओं की तरह फारिस की तरफ इशारा करके अपनी पेशानी को छुआ। ऐसे हैं ये नहीं कि बहन 3 माह बाद आई है तो ठीक से सलाम दुआ कर लें। नहीं, बस ऐसे ही गुस्से में ही रहना है। एक बार फिर सारी हमदर्दियां समेट कर वो जन्नत की तरफ मुड़ी, जो घूंट घूंट जूस पी रही थी। एक बार फिर सोच लो, चिड़िया सी तो हो, गुजारा कर लोगी इस तूफान के साथ? आयमा, लाउंज से फारिस की आवाज आई थी। अब क्या कर दिया मैंने? वो वहीं से चलाई, फिर लाइम जूस एक ही सांस में चढ़ाकर स्टूल से उतरी। अभी चलती हूँ, फिर आऊंगी, फिर मिलकर डिस्कस करेंगे किस देव को कैसे काबू करना है। एंड प्लीज, अगर तुम फारिस भाई की कोई एम्प्लॉय हो तो उसके रोब में आने की जरूरत नहीं है। जस्ट रिलैक्स, ठीक है ना? और मिसेस शेराजी कहाँ होंगी? वो इस वक्त सो रही होंगी। उन्हें बता देना आयमा आई थी, उनसे फिर मिलने आऊंगी। फ्लाइंग किस देकर वो फारिस के साथ मुदाफाना अंदाज में लड़ती उलझती बाहर चली गई थी। जन्नत की खामोश निगाहों ने ग्लास वॉल के उस पार फारिस का दूर तक ताकुब किया था। खुश हो? हैंड रेलिंग पकड़कर सीढ़ियां चढ़ते उसके कदमों की हरकत थम गई थी। निगाहें स्क्रीन पर उभरते मैसेज पर यूं ठहरी कि आसपास से गाफिल हो गई। कुछ देर पहले ही उसकी सायरा खाला और सिद्रा के साथ वीडियो कॉल हुई थी और अब उमार का मैसेज आ गया था। ना सलाम ना दुआ, डायरेक्ट सवाल। वो सवाल जो सायरा खाला ने भी उससे नहीं पूछा था। मामा से तो काफी हंस हंस कर बातें कर रही थी तुम। दूसरा मैसेज। हलक में उभरती गिल्टी को उसने बामुश्किल नीचे उतारा। ये इतना हंसना मुस्कुराना कब से सीखा है तुमने? तीसरा मैसेज। एक्टिंग तो कमाल की है, बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ मैं। साथ ही हंसी इमोजी। मोबाइल हाथ में लिए वो अपनी जगह थम कर रह गई। ना निकाह में शिरकत की थी, ना उसने वलीमा अटेंड किया था। अजनबियत तो ना थी, खाला का बेटा था, मगर इस तरह के चुपते सवाल, जो सवाल कम जवाब ज्यादा लग रहे थे। वो उसके लिए भाइयों जैसा था, शफीक, मेहरबान, एहसास करने वाला, जरा जरा सी बात पर उसके लिए आपे से बाहर हो जाने वाला। सायरा खाला की फैमिली का हर मेंबर उसके लिए ऐसा ही था, मगर उसके ये चुपते सवाल, वो उसे इतना कैसे जान सकता है? इस तरह से कैसे जान सकता है? उसका जहन उलझन का शिकार हुआ था। कैसे हो उमार? उसने संभल कर मैसेज टाइप किया था। क्या मैं उसे अपने सवालात का जवाब समझूं? जवाब आया। वो कुछ हैरत से स्क्रीन को देख कर रह गई। अपने पीछे ढेर सारे सवालात छोड़े अगले ही लम्हे वो ऑफलाइन हो गया था और जन्नत कमाल तशवीश में मुब्तला अपनी जगह खड़ी रह गई थी। तुम दुआ नहीं मांगती जन्नत? नमाज मगरिब के बाद वो मिसेस शेराजी के बराबर बैठी खामोशी से कालीन के रेशों को छेड़ रही थी जब उन्होंने सवाल पूछकर उसे चौंका दिया था। दुआ, एक पुकार, एक उम्मीद, एक यकीन, एक सदा। माफी तो मांगती हूँ, वो कारपेट पर उंगली से लकीर खींचती झुके सर के साथ आहिस्तगी से बोली थी। और दुआ? अब के जन्नत ने सर उठाकर उन्हें देखा था, कुछ हैरत, कुछ उलझन, कुछ घबराहट से। मिसेस शेराजी की मायत में रहते हुए ऐसा कभी नहीं हुआ था कि उसे अजनबियत या किसी खौफ का एहसास हुआ हो। वो ऐसी ही थी, इतनी ही शफीक, इतनी ही मेहरबान, नरम मजाज, इखलाके हुस्ना की मालिक। मगर अब वो उससे एक ऐसे रास्ते की बाबत इस्तफसार कर रही थी जिसके बारे में खुद वो भी ठीक से कुछ नहीं जानती थी। भूल गई थी वो, छोड़ दिया था सब उसने। उसरे युसरा की पेंटिंग अब सामने दीवार पर लगी नजर आ रही थी। उसकी निगाहें वहीं खड़ी थी, उसर पर फिसलती, युसरा पर भटकती, मगर जहन कहीं और था, तवज्जो कहीं और थी। जन्नत? उसी सोचों में गलता देखकर उन्होंने पुकारा था। क्या मांगूं? उसे अपनी आवाज बहुत दूर से आती महसूस हुई थी। कितनी ही देर तक मिसेस शेराजी उसकी खाली आंखों में देखती रही। कोई उम्मीद, कोई यकीन, या फिर जिंदगी का ही कोई रंग कुछ तो नजर आए, मगर वहां क्या था? एक मुहीब तारीकी, एक मुहीब सन्नाटा। जो तुम्हारा दिल चाहे, उन्होंने नरमी से कहा था। जो मेरा दिल चाहे? कोई शय फांस की तरह उसके हलक में अटकी थी, निगाहें उसर पर जा ठहरी थी। अगर जो अल्लाह ना चाहे, उसके लब कप कपाए थे। ऐसा नहीं होता कि वो ना दे,
कुछ दुआएं कबूल नहीं होती आंटी, शिकायत बेसाख्ता ही लबों पर आई थी। कुछ चीजें नहीं मिलती, कुछ लोग नहीं मिलते, कुछ ख्वाब अधूरे ही रह जाते हैं, कुछ नुकसान पूरे नहीं होते। दीवार गिर खिड़कियों के उस पार शाम का मंजर उसकी तारीकियों से उलझ गया था। दुआएं रद्द नहीं होती जन्नत, महफूज कर ली जाती हैं। जो आप मांग रहे हों वो ना मिले तब भी आपके हाथ खाली नहीं लौटाए जाते। अल्लाह हमेशा भर कर अता करता है, वो आपको हैरान कर देता है। आंखों में उभरती नमी को दबाते हुए जन्नत ने सर झुका लिया। क्या मांगे? ज़ेहन शायद अब भी यहीं अटक जाता था। जिसकी तलब थी या चाह रखती थी वो उसे मिल नहीं सकता था। जो महरूमियाँ उसका मुकद्दर ठहरी थी वो अता में नहीं बदल सकती थी। कुछ काम बस तखलील थे, नामुमकिन, और कुछ मामलात में वो बेबस थी, कतई बेबस। आपकी दुआएं कबूल होती हैं? यूं ही सर उठाकर उसने पूछा था। आवाज रंधी हुई थी। हाँ होती हैं, और एक खूबसूरत दुआ तो हाल ही में कबूल हुई है। वो मुस्कुराई। कौन सी दुआ? एक इश्तियाक तजस्सुस सा उभरा था उसकी आंखों में। यही कि फारिस के लिए एक अच्छी सी नेक सीरत लड़की मिल जाए। जन्नत की आंखों से इश्तियाक गुम हो गया। तजस्सुस की जगह अजियत ने ले ली। सर झुकाकर एक बार फिर अपने खोल में बंद हुई और कालीन पर लकीरें खींचने लगी। मिसेस शेराजी गहरा सांस लेकर रह गई। दुआ मांगते रहना चाहिए, कबूल हो जाए तब भी, ना कबूल हो तब भी, कि दुआएं रद्द नहीं होती। जवाब जरूर आता है, झोली खाली नहीं रहती, इसमें कुछ ना कुछ जरूर गिरता है। वो जन्नत को देख रही थी और जन्नत सर झुकाए बिल्कुल खामोश बैठी थी। उफ्क से जमीन पर उतरती शाम के रंगों में आज सितारों का राज था, जो उम्मीद का रूप धारे उसकी आंखों में जगमगा रहे थे। डाइनिंग टेबल को मुख्तलिफ डिशेज से सजाने के बाद जब वो पानी का जग लिए वापस आई थी तो फारिस वजदान सदर कुर्सी संभाल चुका था। स्याह ट्राउजर पर सफेद शर्ट में मलबूस वो आम से हुलिये में था। फराख पेशानी पर बाल बिखरे थे। आंखों में सख्ती थी, ना खुफगी का कोई तासुर, मगर वो जानती थी अगले चंद लम्हों में उसके चेहरे के तासुरात कैसे होने वाले थे। वो कुर्सी खींच कर बैठी तो फारिस की भुएं सुकड़ गई। गालिबन वो शाम के खाने पर उसकी मौजूदगी की तवक्का हरगिज नहीं कर रहा था। अमूमन वो भी मिसेस शेराजी के साथ जल्द ही खाना खा लिया करती थी, क्योंकि फारिस कुछ ताखीर से घर आता था और उन्हें वक्त पर मेडिसिन लेना होती थी। मगर आज उसने ऐसा नहीं किया था। आज वो फारिस वजदान की मुंतजिर रही थी। मम्मी कहाँ है? अपनी प्लेट में पुलाव डालते हुए वो मुलाजमा से पूछ रहा था। आंखों में अब बेनाम सी खुफगी लहरा रही थी। साहिब, वो अपने कमरे में है। खाना गुलखान ने बनाया है? उसने पहले चम्मच के साथ ही अचानक पूछा था। उसके अंदाज, रवैये और लहजे से कुछ खाइफ होकर जन्नत ने हलक में उभरती गिल्टी को बामुश्किल नीचे उतारा था। मुलाजमा ने एक नज़र जन्नत पर डाली थी, फिर उसने नफी में सर हिलाया। आज का खाना जन्नत मैम। जुमला मुकम्मल होने से पहले ही वो प्लेट में चमचा पटक कर उठ गया था। जन्नत के चेहरे पर साया सा लहरा गया। गुलखान कहाँ है? अब वो इंतहाई गुस्से के आलम में मुलाजमा से पूछ रहा था। वो 8 बजे अपने क्वार्टर चला गया था। मुलाजमा भी एक लम्हे के लिए जैसे उसके गुस्से से खाइफ हुई थी। जेरे लब कुछ बुरबुराते हुए वो पांव पटक कर बाहर निकल गया। अब गुलखान की खैर नहीं। मुलाजमा के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ी हुई थी। जन्नत कमाल अपनी जगह पत्थर हुई बैठी थी। इतनी नफरत, उसका सांस रुका था। निगाहें मेज पर सजी अनवाहो इकसाम की डिशेस पर ठहर गई थी। नफरत से लड़ने के लिए मोहब्बत उसके पास नहीं थी, लेकिन एक कोशिश कि शायद रवैये से काम चल जाए, इखलाक और खिदमत से फर्क पड़ जाए, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता था। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। कपकपाती उंगलियों से गाल पर फिसलती लिट को पीछे हटाते वो कुर्सी धकेल कर उठ गई थी। मारे खुफत, शर्मिंदगी और बेइज्जती के एहसास के तहत उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। अजलत में सीढ़ियां चढ़ती वो कमरे में बंद हो गई। कुछ वक्त उसने बालकनी में गुजारा था। खुली फिजा में भी उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। ये एक कागजी रिश्ता है जन्नत कमाल, ये सिर्फ कागज तक महदूद रहेगा। मम्मी को एक बहू चाहिए थी, सिर्फ एक बहू। यहाँ सिर्फ बहू बनकर रहो, बीवी बनकर मेरे सर पर मुसल्लत होने की कोशिश भूले से भी मत करना, वरना बहुत बुरा करूंगा मैं।
वाश बेसन पर झुककर उसने ठंडे पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारे थे। फिर उसने सर उठाकर खुद को आईने में देखा था। पानी आंसुओं की तमीज मिटा रहा था। रोई रोई सी आंखें गुलाबी हो रही थी। वो इस रिश्ते से राजी नहीं है। वाश बेसन पर हाथ जमाए वो रोते हुए झुक गई थी। बिल्कुल भी राजी नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो सिरे से शादी के लिए तैयार नहीं था? जन्नत ने बेसाख्ता निगाह उठाई थी। कुछ हैरत से अपना अक्स देखा था। खाला भी ये बात जानती थी। उसके लबों पे जुम्बश हुई। उन्होंने फिर भी, तुम हर बार ये क्यों भूल जाती हो कि इस वक्त तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तुम्हारे चचा तुम्हारा रिश्ता ज़मान से तय कर रहे थे। क्या वो तुम्हें मंजूर था? कांटदार लहजा उसे छिलने कर गया। वो कुर्ब से लब भींच कर रह गई। एक लम्हे के लिए सकूत छाया था। मैं इस घर में सिर्फ उसकी माँ की वजह से हूँ। आंटी हार्ट पेशेंट हैं। खुदा न खास्ता अगर इनको कुछ हो गया तो वो मुझे इस घर से निकालने में एक लम्हा भी नहीं लगाएगा। इसकी आवाज गम से बोझल हो रही थी। तो उसकी इस सोच और फैसले को बदलना तुम्हारा काम है जन्नत। क्या सोच और फैसले बदलना आसान है? वो जेरे लब बुड़बुड़ाई थी। मोहब्बत हर काम आसान कर देती है। ये उसकी आवाज थी जो माजी का सफर तय कर आई थी। मोहब्बत? वो तल्खी से मुस्कुराई। मोहब्बत ही तो सब मुश्किल करती है। तुमने अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा। तुम अब भी वहीं हो, उसी मुकाम पर। तज़हीक उड़ाता हुआ लहजा उसकी धज्जियां बखेर गया। कुछ तकलीफ, बेबसी और आज़ुर्दगी से वो खुद को देख कर रह गई थी। वही गलती, वही मंजिल, वही रास्ता। उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे लर्जा दिया गया था। तुम नहीं समझ सकती। नफी में सर हिलाते हुए वो वाश बेसन पर झुक कर रोने लगी। तुम भी नहीं समझ सकती। क्या तुमने फारस को समझने की कोशिश की है? वो एक लम्हे के लिए चौंकी, ठटकी, फिर सिसक पड़ी। बस करो। बुरहान अभी तक तुम्हारे हवासों पर सवार है। इतने अचानक से कहा गया वो गुम हो गई, साकत हो गई, सामत हो गई। ऐसा ऐसा नहीं है। कुछ देर बाद जब वो बोलने के काबिल हुई तो लफ्ज बामुश्किल अदा हुए। ऐसा ही है। बेडरूम का दरवाजा बंद हुआ था। कदमों की चाप अटैच्ड बाथरूम के दरवाजे तक आकर थम गई थी। बुरहान आज भी तुम्हारे हवासों पर सवार है और तुम उसकी ही वजह से अपने नए घर में कोई एफर्ट नहीं कर पा रही। तुम एक बार फिर खुद को हालात के धारे पर छोड़ रही हो। पिछली बार खाला आई थी और तुम्हें वहां से निकाल लाई थी। इस बार कौन आएगा? अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करना चाहते हो। और तुमने इन 15-20 दिनों में किया ही क्या है? जन्नत का हलक खुश्क होने लगा। निचला लब बेदर्दी से रगड़ते हुए उसने रोने पर काबू पाने की सही की। वो अपना हर दरवाजा बंद कर रहा है और तुम उसे ऐसा करने दे रही हो। वो तुम्हें उद्यम कर रहा है और तुम हो रही हो वही गलती, वही खता। अंदर का शोर बढ़ गया। शोर हमेशा बढ़ ही जाया करता था। वो ठंडे पानी के छींटे चेहरे पर मारने लगी। फिर उसने कानों पर हाथ रख लिए थे। वही गलती, वही खता। आवाज बदस्तूर गूंज रही थी। दोपहर के वक्त दीवार गिर खिड़कियों के सामने सोफे पर नीम दराज मैगजीन की वर्क गर्दानी करते उसकी आंख लग गई थी और खुली तब थी जब समाज से दिलसोज चीख टुकराई थी। हड़बड़ा कर उठते हुए उसकी पहली नजर आयमा पर पड़ी जो सदमे से गाल पर हाथ रखे उसे ही देखे जा रही थी। ये अभी अभी मेरे कानों ने क्या सुना है? तुम वाकई में, ओह गॉड, तुम वाकई उनकी वाइफ हो? ओह गॉड। उसने चेहरे के आगे हाथ झुलाया, गोया सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो। जन्नत घबराहट के आलम में उठकर बैठ गई। कंधे से फिसलते दुपट्टे को वापस जमाते उठने ही वाली थी कि आयमा उसके बराबर में टिक गई। मुझे अभी अभी आंटी ने बताया। भाभी और भाई को भी इल्म था लेकिन उन्होंने मुझसे छुपाए रखा। कहते हैं तुम्हें सरप्राइज देना था। यह सरप्राइज है या गोली? सीधा दिल से गुजर गई। मुझे इतना दुख हो रहा है। मैंने उनकी शादी मिस कर दी। साथ ही उसने अपनी हथेली मसली। आई कांट बिलीव इट। उन्होंने शादी कर ली। गर्दन मोड़कर उसने जन्नत को देखा। आखिर सब ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कंधे से लगकर उसने रोना चाहा। फिर सर उठाए उसे एक बार फिर देखा। क्या वाकई तुम्हारी शादी आनन फानन हुई? एक ही दिन में रिश्ता तय हुआ, शाम में निकाह और फिर रुखसती? क्या वाकई ऐसा हुआ? जन्नत ने पजल होकर इस बात में गर्दन हिलाई। आयमा ने एक बार फिर अपना हाथ सीने पर रखा। आंखों में बड़ों की सी शफकत उतर आई। यानी तुम चंद घंटे उनकी मंगेतर रही, फिर मनकूहा हुई, फिर बीवी?
अब के जन्नत चुप रही। सच कहते हैं, अल्लाह के फैसलों के आगे इंसानों की नहीं चलती। फारस भाई जैसे बंदे की शादी ऐसे ही हो सकती थी, आनन फानन। निकाह की तस्वीरें तो होंगी, जरा वही दिखा दो मुझे। साइड टेबल से मोबाइल उठाकर उसने तस्वीरें दिखाई। अल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। वाकई फारस भाई के साथ तुम ही जच सकती हो। और ये फारस भाई, अब के फारस की तस्वीरों को जूम इन करके देखा गया। ये ऐसे क्यों बैठे हैं जैसे मिर्चें चबाए हुए हैं। पूरे तूफान ही जरा सा मुस्कुरा देते तो कौन सा जान निकल जानी थी। तस्वीरें बदल बदल कर वो तबसरे कर रही थी और जन्नत उसे खामोश निगाहों से तकती बिल्कुल चुप बैठी थी। जोड़ी तो वैसे कमाल की है। इश्तियाक के आलम में एक एक तस्वीर को देखते वो सराह रही थी। मैं भाई और भाभी से सख्त खफा हूँ। आंटी से भी मेरी बोलचाल बंद है और फारस भाई आज से मेरे भाई नहीं हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये सब मेरे साथ। उसका सदमा दुख जा ही नहीं रहा था। मुझे पता होता वो मेरे दुबई जाने के बाद शादी कर लेंगे तो मैं कभी ना जाती। तुम कब आई? बालों को समेट कर जूरा बनाते हुए जन्नत ने पूछा। अभी कुछ देर पहले। भाई भाभी के साथ आई हूँ, सब नीचे हैं। आंटी ने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। मेहमान आए हुए हैं? जन्नत के होश उड़े। वो बौखला कर उठी। अरे कहाँ मेहमान, आयमा ने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। हमें तो तुम अपना ही समझो। वैसे तुम सोफे पर क्यों सो रही थी? अलमारी से अपना सूट निकालते जन्नत चौंक कर मुड़ी। आयमा टांग पर टांग जमाए उसे ही देख रही थी। मैगजीन पढ़ते पढ़ते आंख लग गई थी। तुम जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। ये दुरुस्त है, फारस भाई अब मेरे भाई नहीं रहे, लेकिन तुम मेरी भाभी ही हो। जल्दी से कपड़े बदल कर आओ ताकि मैं तुम्हारा अच्छा सा मेकअप कर सकूं। जन्नत ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर वो सर झटक कर अटैच बाथरूम में चली गई। मूंगिया रंग के सुनहरे कामदार लाइन फ्रॉक में मलबूस जब वो बाहर आई तो आयमा ने मैगजीन से नजर हटाकर उसे ही देखा। तुम्हारे बाल बहुत प्यारे हैं जन्नत। वो उसके पीछे आ खड़ी हुई। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारा मेकअप। नहीं आयमा, पहले ही काफी देर हो चुकी है। मगर उसने एक ना सुने। उसे जबरदस्ती कुर्सी पर बैठाकर ड्रेसिंग टेबल पर निगाह दौड़ाई, मगर वहां फारस की क्रीम्स और परफ्यूम्स के सिवा कुछ ना था। फिर उसने अजलत में दराज खींचे, मगर मेकअप तो कहीं भी ना था। वो अभी मैंने अपना सामान सेट नहीं किया है। अपनी शर्मिंदगी पर काबू पाती वो तेजी से उठी और वार्डरोब के निचले खाने से मेकअप बॉक्स निकाल लाई। आयमा ने फुर्ती से उसका लाइट मेकअप किया, बाल बनाए, फिर अपनी भी कुछ नोक पलक संवारी। उसके बाद वो दोनों नीचे आ गई। लाउंज में तो गोया एक महफिल का समा था। आयमा के भाई और भाभी अपने 3 बेटों के हमराह मौजूद थे। वो उन सब से खुश इखलाकी से मिली। मिसेस शेराजी के साथ सिंगल सोफे पर बैठ गई। असूलन तुम्हें फारिस भाई के साथ बैठना चाहिए था। आयमा ने सोफे के हत्थे पर टिक कर सरगोशी की। उसने मुस्कुराने पर इक्तफा किया। आयमा की भाभी आमना बहुत ही मिलनसार और खुश इखलाक थी। 3 बेटे थे। एक 6 साल का था, दूसरा 4 साल का, जबकि सबसे छोटा वाला अभी गोद में था। घर में तो यकीनन बच्चे तूफान उठाए रखते होंगे, मगर इस वक्त वो दोनों बहुत मुअद्दब से अपने बाप के साथ बैठे थे। बड़े वाला जरा सेहतमंद था, सर उठाए जन्नत को ही देखता रहा। उसने एक लम्हे के लिए भी नजरों का जाविया ना बदला। जब सलाम करने आया तब भी जरा शर्माया शर्माया सा लगा। जन्नत ने नाम पूछा तो नाम बताकर अपनी मामा के पहलू में मुंह छुपा लिया। लो जी, असर का तो काम हो गया। उजैर भाई, आपके बेटे को एक और लड़की पसंद आ गई। आयमा ने बाकायदा ऐलान किया। सब खिलखिला कर हंस पड़े। डिनर बाहर लॉन में किया गया, जहां बारबेक्यू का इंतजाम किया गया था। रात गए तक खूब महफिल जम रही थी। मिसेस शेराजी अपनी मेडिसिन लेकर सो गई थी, मगर फारस और जन्नत ने मेहमानों का पूरा पूरा साथ दिया था। आयमा की जन्नत के साथ इन चंद घंटों में सदियों पुरानी दोस्ती हो चुकी थी। जाते वक्त दोनों के दरमियान फोन नंबर्स का तबादला भी हो चुका था। आमना भाभी ने तो खास तौर पर उसे अपनी तरफ आने का कहा था। मेहमान जा चुके तो घर में एक बार फिर खामोशियां राज करने लगी। वो कमरे में आई तो फारस की मौजूदगी में भी तन्हाई एक बार फिर उसे डसने लगी। वॉशरूम के आईने में उसने खुद को देखा। आयमा ने उसे बहुत अच्छे से तैयार किया था, मगर जिसके लिए उसे तैयार किया गया था उसने तो नजर भर कर भी उसे नहीं देखा था। ज्वेलरी उतारते, चेहरा धोते उसकी आंखें फिर से नम होने लगी।
दरवाजे पर दस्तक हुई। कदमों की आहट के साथ ही मुलाजमा की आवाज उभरी, साहिब, बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। फारस की मध्यम आवाज के साथ कदमों की चाप उभरी। वो वॉशरूम से बाहर आई तो कमरा खाली था। रात के 12 बज रहे थे। सिर्फ इस ख्याल के तहत कि मिसेस शेराजी की तबीयत खराब ना हो, वो अजलत में कदम उठाती नीचे आ गई थी। जो मर चुका है उसके साथ मरना चाहती हैं, जो जिंदा है उसके साथ जीना नहीं चाहती। भारी गंभीर आवाज किसी पोशीदा दर्द की अक्कासी करती हुई मिसेस शेराजी के बेडरूम के सामने जन्नत ठिठक कर रुक गई थी। दस्तक के लिए उठाया हाथ फिजा में ही मुअल्लक होकर रह गया था। वो तुम्हारा खून है। मिसेस शेराजी की आवाज आंसुओं से बोझल हो रही थी। वो मेरा कुछ नहीं है। फारिस का अंदाज कतियत भरा था। उसने अध खुले दरवाजे से अंदर देखा। सामने ही बेड पर वो मिसेस शेराजी के पास सर झुकाए बैठा था। उसका तो कोई कसूर नहीं है फारिस, मिसेस शेराजी ने मिन्नत भरे लहजे में कहते हुए उसका हाथ थामा था। आप मुझसे मेरी जान क्यों नहीं मांग लेती मम्मी? फारिस के लहजे में बेबसी थी, आवाज में दर्द, आंखों में नमी लिए मिसेस शेराजी उसे देख कर रह गई। अगले कई लम्हों तक उनके माबैन सकूत हायल रहा। जब तक उसकी नानी जिंदा थी मैं कुछ मुत्तमिन थी, वो नम आंखों के साथ बोली। मगर अब फारिस खामोश रहा। छोटा सा यतीम बच्चा है वो, तुम उसे आखिर किस बात की सजा दे रहे हो फारिस? क्या तुम्हें रहम नहीं आता उस पर? फारिस ने जिन निगाहों से उन्हें देखा वो अंदर तक कट कर रह गई। मत करें मेरे साथ ऐसे प्लीज, वो बेबसी से कह उठा था। आपने कहा वापस आ जाओ, मैं आ गया। आपने कहा शादी कर लो, मैंने कर ली। मगर ये नहीं, अल्लाह के लिए ये नहीं। वो तुम्हारा भतीजा है फारिस, तुम उसके लीगल गार्जियन हो। कुछ नहीं है वो मेरा। उसकी आवाज यकायक बुलंद हो गई थी। मिसेस शेराजी कुर्ब से उसे देख कर रह गई। अपना हाथ छुड़ाकर वो तेजी से उठ खड़ा हुआ था। जन्नत अजलत में दरवाजा से हटकर पिलर की ओट में हो गई थी। कमरे से बाहर आकर वो एक लम्हे के लिए रुका था। उसका तनफ्फुस भारी था, आंखें सुर्ख हो रही थी। अपनी पेशानी मसलते हुए वो सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया था और जन्नत कमाल दम साधे अगले कई लम्हों तक अपनी जगह खड़ी रह गई थी। अपने बेजान खिलौनों को संभाल संभाल कर रखने वाला, जीते जागते इंसानों के मामले में इतना बेरहम, इतना सफाक, सगा यतीम भतीजा जिसे वो अपनी कस्टडी में लेने को तैयार नहीं। उसने सर उठाकर बंद दरवाजे को देखा। मिसेस शेराजी का चेहरा आंखों में समा गया। कितनी तकलीफ में लग रही थी वो। गहरा तनफ्फुस लेकर वो उलझे जहन के साथ कमरे में आ गई थी। फारस बेड ग्राउंड से टेक लगाए मोबाइल उठाए बैठा था, तेजी से कुछ टाइप करता हुआ। जन्नत की आमद से उसके असाब तनाव का शिकार हुए थे। एक सरसरी सी निगाह उस पर डालती वो वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। अपना ब्लैंकेट और तकिया निकालकर जब सीधी हुई तो मोबाइल साइड टेबल पर पटक कर वो सर से पैर तक लिहाफ ताने सोने के लिए लेट चुका था। आंखों में तफक्कुरात की परछाइयां लिए वो अब उसे ही देख रही थी। फारिस का भाई, यतीम भतीजा जिसे वो अपनी कस्टडी में लेने को तैयार नहीं। मिसेस शेराजी अपने पोते से मिलना चाहती थी मगर फारिस उन्हें मिलने नहीं दे रहा था। वो उसे अपने पास रखना चाहती थी मगर फारिस उन्हें ऐसा करने नहीं दे रहा था। माँ से शदीद मोहब्बत के बावजूद वो उन्हें कितनी बड़ी अजियत से दो चार किए हुए था। ऐसी भी क्या बेबसी, ऐसी भी क्या बेहिसी। कैसा इंसान है ये? दिल नाम की चीज इसके सीने में है ही नहीं। तुम भी इससे मुख्तलिफ नहीं हो जन्नत। उसकी सोच को यकदम ब्रेक लगी थी। ख्याल जामद हुए थे। वो जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई थी। ड्रेसिंग टेबल के आईने में उसका अक्स यकायक ही उसकी कैफियत पर मुस्कुराने लगा था। आवाज अंदर से आई थी। आवाज हमेशा अंदर से आती थी, कभी माजी की शाह पर, कभी जमीर की सदा पर, और वो कितनी ही देर तक साकतो जामद खड़ी रह जाती थी। दस्तक देकर उसने अध खुले दरवाजे को अंदर की जानिब धकेल दिया था। मिसेस शेराजी खिड़की के सामने कुरान हाथों में लिए बैठी थी। मुलाजमा उनके लिए सेब काट रही थी। उसे भेजकर वो खुद ही उनके पास बैठकर सेब काटने लगी। गाहे बगाहे उनकी आंखों में भी देख लेती। गुज़श्ता शब फारिस के साथ होने वाली तलख कलामी का कोई तासुर उनके चेहरे पर नहीं था। नाश्ते पर भी दोनों माँ बेटा मामूल की तरह बातचीत करते रहे थे, जैसे उनके माबैन कोई इख्तलाफ रहा था, ना कोई मसला चल रहा था।
ग्लासेस उतार कर साइड टेबल पर रखते हुए उन्होंने कुरान बंद कर दिया। चंद लम्हों तक वो मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखती रही। तुम्हें राज मिला जन्नत? कुछ याद आ जाने पर उन्होंने नरमी से पूछा था। कौन सा राज? बेसाख्ता ही सवाल लबों पर आया था। उसरी युसरा का राज। एक लम्हे को रुककर उसने मिसेस शेराजी को देखा, फिर आहिस्तगी से गर्दन नफी में हिला दी। राज इतनी आसानी से मुनकशफ नहीं होते आंटी। हम जैसे गुनाहगारों पर तो शायद बिल्कुल भी नहीं। अगर राज मुनकशफ ना होते तो कोई गुनाहगार ताइब ना होता, काफिर मुसलमान ना होता, भटके हुए राह ना पाते, मोमिनीन का खिताब ना पाते। कॉफी टेबल पर प्लेट रख कर वो सीधी हो बैठी थी। गाल पर फिसलती लिट को कान के पीछे अड़कते हुए उसने मिसेस शेराजी को देखा। लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट सजाए वो उसे ही देख रही थी। गौर करने के लिए, तदब्बुर पाने के लिए, छुपे हुए मानी को वाज़िया करने के लिए वक्त चाहिए, हिम्मत चाहिए, यकीन चाहिए, तलब चाहिए। अपने अंदर के सवाल को समझो जन्नत। यू वोंट रिग्रेट इट। उन्होंने सेब की काश उठा ली थी। जन्नत खामोश रही, सर झुका रहा, उंगलियां मसलते हुए अब वो कुछ मुस्तरिब नजर आ रही थी। तुमने दुआएं क्यों छोड़ दी? कई लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने बहुत नरमी से पूछा था, और जन्नत ने भी जवाब देने में कुछ वक्त लिया था। मैं जो मांगती रही हूँ अल्लाह ने वो मुझे नहीं दिया। उसकी आवाज गम से बोझल थी। कब तक मांगती रही हो? जन्नत को उनका सवाल समझ में ना आया। सर उठाकर उसने सवालिया निगाहों से उन्हें देखा। कब तक? साल? 2 साल? 3 साल? 4 साल? 10 साल? 20 साल या 100 साल? वो दम साधे उन्हें देख कर रह गई। जकरिया अलैहिस्सलाम ने तो हिम्मत नहीं हारी थी। जन्नत बूढ़े हो गए थे, बीवी भांज थी, तब भी उन्होंने औलाद की दुआ मांगना तर्क नहीं की थी। जन्नत सुन हुई थी। कौन सी बात कहाँ आकर वाज़िया हुई थी? कौन सा पैगाम कहाँ आकर मिला था? अंबिया की एक खासियत ये भी थी, वो दुआएं तर्क नहीं करते थे, सब्र करते थे और मांगते रहते थे। जन्नत ने कुछ ना कहा। वो कुछ कहने के काबिल भी ना रही थी। सवाल तुम्हें उस आयत तक लाएगा जन्नत। सवाल ही तुम्हें उसके मानी समझाएगा। कौन कह सकता था वो उसकी सास थी, एक मौल्लमा थी जो उसके अंदर की गुत्थियां सुलझाने में जुट गई थी। ख्वाब भयानक था, आवाजें तकलीफ दे। अम्मी, अम्मी, अम्मी। वो चीखते हुए एक झटके से उठकर बैठ गई थी। सर से पैर तक पसीने में शराबूर, लरसता कांपता वजूद और भारी तनफस। ये रोज रोज का क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? अगले ही लम्हे उसके सर पर धारा था। कुछ ख्वाब की वहशत थी, कुछ फारस की दहशत। वो सहम कर रह गई थी। जाने वो अब क्या कर रहा था, किस बात पर चला रहा था, उसे पता नहीं था। याद था तो बस यही कि बाजू से पकड़कर उसने उसे कमरे से बाहर किया था। हाँ, याद थी तो दरवाजा बंद होने की वो आवाज जो काफी देर तक उसके कानों में गूंजती रही थी। वो अभी तक अपने ख्वाब के असर में थी, लर्ज रही थी, कपकपा रही थी, वहशतों बेसुकूनी की दलदल में उतरती जा रही थी। वो रात, वो उसकी जिंदगी से निकल क्यों नहीं जाती? नंगे पैर ठंडे फर्श पर बैठते हुए उसने अपने गर्म बाजू बांध लिए, सर घुटनों पर रख लिया। जन्नत नहीं, जन्नत प्लीज, जन्नत मेरा बच्चा, मुझे बख्श दो अल्लाह के लिए। अपने कानों पर हाथ रखते हुए वो फूट फूट कर रो दी। उसकी सारी बर्दाश्त उसी आवाज पर खत्म हो जाती थी। यही चीख, यही पुकार उसकी धज्जियां बखेर देती थी। जी चाहता था वो खुद को नोच खसोट डाले, जख्मी और लहू लहान कर ले। सारी जिंदगी तुमने अम्मी को दुख दिए हैं, सारी जिंदगी तुम उनके लिए मुसीबत बनी रही हो जन्नत। और अब ये आवाजों का सिलसिला शुरू हो गया था। अम्मी, 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 दरवाजा खोलें। वो हवास बाख्ता होकर दरवाजा बजाने लगी। फारस, दरवाजा खोलो प्लीज। राहदारी का मलगजा अंधेरा रोशनी में बदल गया था। मार्च की वो शब अपनी तमाम तारीकियों के साथ उसके दिमाग में हलूल कर गई थी। प्लीज दरवाजा खोलो फारिस, खुदा के लिए। वो गिड़गिड़ाई। बीबी जी, माहिन बीबी की तबीयत खराब हो गई है। गाड़ी का हारन कहीं दूर से बजा था। फारस, उसकी हिचकियां बंद गई। वो दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारने लगी, मगर दरवाजा नहीं खुला था। उस रात भी नहीं खुला था। माहीन, बुरहान वासफ की दूसरी बीवी।
वो दरवाजे से घिसट कर नीचे बैठ गई। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। अपनी चीखों का गला बस वो ऐसे ही घोंट सकती थी। तमाम मनाजर फिल्म की तरह दिमाग की स्क्रीन पर चलने लगे थे। वो हाँफती कांपती शिद्दत से रोती स्टडी रूम में बंद हो गई। ठंडे फर्श पर टांगों को सीने से लगाए वो सारी रात एक ही पोजीशन में बैठी रही थी। और बंद दरवाजा सुबह के 7 बजे खुला था। हमेशा की तरह नक सक से तैयार वो ऑफिस टेबल की जानिब बढ़ रहा था। जन्नत दरवाजे के बाएं तरफ फर्श पर घुटने सीने से लगाए बैठी थी। सर उठाए सुर्खों मुतवरम आंखों से अब उसे देखने लगी थी। ये कागजी रिश्ता है, कागज तक ही महदूद रहेगा। इतराफ से यकसर बेनियाजी बरतते हुए उसने लैपटॉप केस में लैपटॉप रखा, अपनी फाइल उठाई, कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और प्रिंट आउट्स का सरसरी जायजा लिया और फिर उसे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करता स्टडी से चला गया। ये एहसास कितना अजियतनाक होता है कि आप मौजूद हों और कोई आपको उद्यम कर दे, आप माफराई हो जाएं, नजर ही ना आए। आंसू बहुत पहले खुश्क हो चुके थे। वो अब रो नहीं रही थी। आदतन अपने दाहिने हाथ की कलाई बाएं हाथ में मजबूती से थामे पत्थर हुई बैठी थी। टूटा हुआ इंसान या तो सांस की तरह साकन हो जाता है या फिर समुद्री लहरों की तरह सरकश। किस कदर कोशिश से वो उठकर खड़ी हुई, उलझे बिखरे बालों को समेटकर स्टडी से बाहर आ गई। उसका रुख बेडरूम की तरफ था। कुछ ही देर में वो वॉश बेसिन पर झुकी हुई थी। फिर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। फ्रेश होकर नीचे आई तो डाइनिंग हॉल में मिसेस शेराजी और फारस मौजूद थे। उसकी रोई रोई सी आंखें सूजी हुई थी और मुतवरम लग रही थी, मगर चेहरे पर बशाशत थी, लबों पर मुस्कुराहट। एक एक्टिंग फारिस कर रहा था, एक वो कर रही थी। दोनों कमाल के अदाकार थे। वो तुम्हें उद्यम कर रहा है और तुम उसे ऐसा करने दे रही हो। उसने फारिस को देखा। उसका चेहरा हर तरह के तासुर से आरी था। कोई इंसान इतना बेहिस, इतना बेरहम कैसे हो सकता है? जब कोई अपने लिए खुद बेरहम और सफाक हो जाए तो उसे दूसरों की सफाकियत पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। वही आवाज, हलक में उभरते आंसुओं के फंदे को नीचे उतारते हुए वो प्लेट पर झुक गई। छुरी कांटे की मदद से चीज ऑमलेट खाते हुए उसकी उंगलियां कपकपा रही थी। वो फारिस को देखना नहीं चाहती थी, मगर निगाहें थी कि बार बार उसके पुरसुकून और मुत्तमिन चेहरे की तरफ उठ जाती थी। वो अपने यतीम बच्चे को अपनी सरपरस्ती में लेने को तैयार ना था। वो उसे अपनी जिंदगी में कोई मुकाम देने को आमादा ना था। ऐसे इंसान से मोहब्बत तो दूर की बात, रहम की उम्मीद भी नहीं रखी जा सकती थी। और वो तवक्का कर रही थी उसका दिल नरम हो जाएगा। वो उसे सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त कर रहा था और जन्नत उसकी बर्दाश्त में गुंजाइश देख रही थी। पिछली बार खाला आई थी, इस बार कोई नहीं आएगा। इस बार तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा। उसने चाय के घूंट के साथ कई आंसू अपने अंदर उतार लिए थे। नाश्ते के बाद वो मिसेस शेराजी के साथ लॉन में आ गई थी। लॉन चेयर्स पर उनके सामने वो धूप में बैठी तो वो उसे बगौर देखने लगी। तुम सारी रात रोती रही हो? उन्होंने इतने अचानक से पूछा कि लम्हे भर के लिए वो कमजोर पड़ गई। आंखों के किनारे नम हुए, होंठ कपकपा कर रह गए। दिल चाहा सब कुछ उनके गोश गुजार कर दे, मगर नहीं। असल में सर दर्द की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पाई। नींद पूरी ना हो तो मेरी आंखें ऐसी ही हो जाती हैं। मिसेस शेराजी ने उसके वजाहती जवाब को खामोशी से सुना। फिर वो सामने इमलतास के इन दरख्तों को देखने लगी जो बैरूनी दीवारों पर झुके हुए थे। मामूल के मुताबिक वो कुछ खामोश सी थी। फारस तुम्हारे साथ कैसा है? चंद रोज कबल उन्होंने पूछा था। आज दोबारा पूछ रही थी। चंद रोज कबल आंखों में झांक कर पूछा था। आज आंखें चुरा कर पूछ रही थी। बहुत अच्छा है। हमेशा की तरह उसकी मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंची थी। उसने अभी तक फारिस के जारहाना रवैये की भनक उन्हें नहीं पड़ने दी थी। वो हार्ट पेशेंट थी, बीमार रहती थी। उसे एहसास था यही वजह थी कि उनके सामने फारिस भी किस कदर मुहतात हो जाता था और कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता था जिससे ये जाहिर हो कि उनका ताल्लुक किस नौयत का है। आपकी तबीयत ठीक है? जन्नत को तशवीश हुई थी। उन्होंने उसकी तरफ देखा, फिर हंस दी। जाने उन्हें हंसी किस बात पर आई थी, मगर इस हंसी में भी एक बेबसी थी। जन्नत ने गहरा सांस लेकर हीन मान हिस्से की किताब खोल ली थी।
خالی و ذہنی کی کیفیت میں وہ اب مطلوبہ صفا تلاش کر رہی تھی۔ جو انسان اپنے یتیم بھتیجے کے لیے بے رحم ہو وہ اس کے لیے رحم دل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نکاح جیسے مضبوط رشتے کا مذاق بنا دے، اس انسان سے وہ کسی اچھائی کی امید رکھ بھی کیسے سکتی ہے؟ اس نے سر اٹھا کر مسز شیرازی کو دیکھا۔ وہ کھوئی کھوئی سی بیٹھی تھی، نگاہیں دور کہیں بھٹک رہی تھی، چہرہ کسی پوشیدہ درد کی عکاسی کر رہا تھا۔ تم ایک بار پھر خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ رہی ہو جنت، تم ایک بار پھر وہی غلطی دہرا رہی ہو۔ کتاب پر اس کی انگلیوں کی گرفت یکا یک مضبوط ہوئی تھی۔ ٹوٹا ہوا انسان یا تو سانس کی طرح ساکن ہوتا ہے یا پھر سمندری لہروں کی طرح سرکش۔ نانا اکثر کہا کرتے تھے، مگر جو ساکن ہوتا ہے اسے سرکش ہونے میں دیر بھی نہیں لگتی۔ یہ بات اب وہ فارس وجدان کو بتانے والی تھی۔ آفس سے واپسی پر کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ کھڑکیوں کے پردے، بیڈ شیٹ، دیواروں کی پینٹنگز، ڈیکوریشن پیس، حتیٰ کہ وہ صوفہ تک بدل چکا تھا جو اس کے بیڈ روم کی مشرقی دیوار کے ساتھ رکھا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کاسمیٹک کے سامان سے سجی تھی۔ بیڈ سائیڈ اور کافی ٹیبلز پر تازہ پھولوں کے گلدان رکھے تھے۔ زندگی سے بھرپور فضا معطر سی تھی، مگر یہی معطر فضا اس کے تنفس پر کتنی بھاری پڑ رہی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا۔ سامنے ہی جنت وارڈروب کھولے اس کی کچھ شرٹس ہاتھوں میں لیے اپنے کام میں مگن کھڑی تھی۔ لیپ ٹاپ کیس بیڈ پر پٹکتے ہوئے وہ انتہائی غصے کے عالم میں اس کی جانب بڑھا تھا، بازو سے پکڑ کر اپنے کپڑے اس کے ہاتھوں سے جھپٹ کر درستی سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اپنا کام، فارس وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جب وہ بولی تو لہجہ ہموار تھا۔ میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ایسے ہی سوچا شوہر کو اپنے حقوق و فرائض کا خیال نہیں ہے تو میں ہی کر لوں۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا تھا۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ نہ خوف کا تاثر تھا، نہ وحشت تھی آنکھوں میں، اور نہ گھبراہٹ۔ میرے معاملات میں دخل اندازی بند کرو ورنہ۔ فارس نے وارڈروب سلائڈ کر کے زور سے بند کر دی تھی۔ ورنہ کیا؟ سوالیہ آبرو اٹھا کر اس نے پوچھا۔ فارس کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کے لیے بدلے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پورے اعتماد کے ساتھ اپنا سوال دہرانے والی یہ وہ لڑکی تھی جو سر اٹھا کر اس سے بات تک کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے تمہارے جوتوں کا سٹاک بھی سیٹ کر دیا ہے۔ تمہاری ٹائز اس ڈرائر میں ہیں، 3 پیس سوٹ یہاں لٹکا دیے ہیں، کف لنکس اور رسٹ واچ۔ اگلے ہی لمحے اس کی گردن فارس کے آہنی شکنجے میں تھی اور چوڑیوں سے بھری داہنی کلائی اس کے بائیں ہاتھ میں۔ جنت کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ اس حملے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی آپ؟ اس کی سخت پتھریلی آواز اور آنکھوں کا تاثر جنت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ چھوڑو مجھے۔ اس کا دم گھٹنے لگا، سانس رکنے لگا۔ ذرا دوبارہ کہیے۔ میں نے سنا نہیں۔ فارس کی گرفت بڑھتی گئی، کلائی پر بھی، گردن پر بھی۔ اسے لگا وہ بس مرنے کو ہے۔ کون ہو تم؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ جنت کا چہرہ تکلیف کی شدت سے سرخ ہو گیا، آنکھیں بھر آئی اور سانس تو جیسے اسے آ ہی نہیں رہا تھا۔ آخری بار اس کی خوف سے پھیلی آنکھوں کو اپنی آنکھوں کے فوکس میں لیتے ہوئے وہ گرایا۔ آخری بار تمہاری اس غلطی کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ اگلی بار تم نے ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ جنت کھانستے ہوئے نیچے گر گئی تھی۔ غصے میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے پھولوں کے گلدان فرش پر دے مارے تھے۔ پھر وہ اسی تیش کے عالم میں کمرے سے نکل گیا تھا۔ جنت کا تنفس پھولا ہوا تھا، داہنا ہاتھ گردن پر ٹھہرا تھا، چہرے کا رنگ اڑا ہوا، آنکھیں وحشت سے پھیلی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ اندر آئی تھی، ذرا گھبرائی ہوئی سی عجلت میں صفائی کرنے لگی تھی۔ اس نے بھولے سے بھی جنت کی طرف نہیں دیکھا تھا، نہ ہی بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ آرڈر سخت تھا، فارس کے ملازم صرف فارس کی ہی سنتے تھے۔ انتہائی کوشش سے اٹھ کر وہ سیدھا ٹیرس پر چلی آئی تھی۔ بادلوں بھری شام کچھ اداس، کچھ ویران سی تھی۔ دور کہیں بجلی چمکی تھی، بادل بھی گرجے تھے۔ ریلنگ پر جھک کر اس نے خود پر قابو پانے کی صحیح کی تھی، آنکھوں میں ابھرتی نمی کو پلکیں جھپکا کر روکا تھا۔
وہ آج رونا نہیں چاہتی تھی، تنہائی میں بھی نہیں۔ اگر وہ پہلی چوٹ پر ہی خود کو زمین بوس ہونے سے نہ بچا پائی تو پھر کبھی نہیں اٹھ پائے گی۔ اگر آج بھی وہ خوف میں آ گئی تو کچھ بھی بدل نہیں پائے گی۔ اسے ہمت نہیں ہارنی تھی، حوصلہ نہیں چھوڑنا تھا۔ ایک بار پھر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس نے سرخ پڑتی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑ ڈالا تھا، سسکیوں کو دبا لیا تھا، اذیت کو چھپا لیا تھا، اور تب ہی کسی احساس کے تحت اس نے اپنی چوڑیوں بڑی کلائی کو چھوا تھا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پہلی بوند اس کی پیشانی پر گری۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ طلوع آفتاب سے پہلے رات کتنی تاریک ہوتی ہے، اور طوفان سے پہلے خاموشی کتنی مہیب لگتی ہے۔ کچھ لوگ اپنی کشتیاں خود جلاتے ہی، کچھ کی جلا دی جاتی ہیں۔ جن کی جلا دی جائیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں زیادہ ہمت، زیادہ صبر، زیادہ قوت دکھانی چاہیے۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ زیادہ ہمت، زیادہ صبر، زیادہ قوت۔ وہ ٹیرس کی سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اپنی اسٹڈی سے باہر نکلتا فارس بھی اسی کی طرف آ رہا تھا۔ بیڈ روم کے سامنے ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے فارس کو دیکھا، پھر اندر داخل ہوتے ہی دروازہ زور سے بند کر دیا، عین اس کے منہ پر۔ فارس کا دماغ بھگ سے اڑا، اس کی جرأت پر شاکڈ رہ گیا تھا۔ شدت سے دھڑکتے دل اور پھولے تنفس کے ساتھ وہ دبے قدم پیچھے ہٹ گئی تھی، مٹھیاں سختی سے بھینچے اب سر اٹھائے کھڑی تھی۔ فارس نے شدید غصے کے عالم میں دروازہ دھڑدھڑایا، مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہ ہلی تھی۔ اب وہ اپنے کسی ملازم پر برس رہا تھا۔ جنت تکیا اور بلینکٹ اٹھائے صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آندھی طوفان کی طرح وہ اس کے سر پر پہنچ کر دھاڑا تھا۔ تم کرو تو حق ہے تمہارا، میں کروں تو بدتمیزی؟ وہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ فارس شعلہ بار نگاہیں اس پر جمائے کھڑا تھا۔ بادل کچھ شدت سے گرجے تھے، بجلی بھی چمکی تھی۔ دیوار گیر کھڑکیوں پر بارش کے قطرے اب کچھ زیادہ ہی روانی سے گرنے لگے تھے۔ خیر لکی ہو تم، چابی ہے تمہارے پاس۔ جن کے پاس نہیں ہوتی انہیں پھر کسی دھتکارے ہوئے انسان کی طرح کسی تاریک کمرے کے ٹھنڈے فرش پر رات گزارنی پڑتی ہے۔ سر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ جس انداز اور لہجے میں اس سے بات کر رہی تھی وہ کچھ بھی تھا مگر نرم نہیں تھا۔ لفظ جیسے مشتعل تھے، آنکھ پکڑے ہوئے، ضبط کے مراحل سے گزر کر تحمل سے ادا کیے ہوئے۔ میں تمہیں وارن کر رہا ہوں، وارن میں تمہیں کر رہی ہوں۔ انگلی اٹھا کر اس نے فارس کی بات درستی سے کاٹ دی تھی۔ مٹھیاں سختی سے بھینچے، لب باہم پیوست کیے، فارس برداشت کی انتہا پر کھڑا تھا۔ آخری بار میں تمہاری اس غلطی کو نظر انداز کر رہی ہوں۔ اگلی بار تم نے ایسا کوئی بھی سین کریٹ کیا یا مجھے اپنے معاملات سے دور رکھنے کی کوشش کی تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں آنٹی کو سچ مچ میں اس نکاح کی حیثیت سے آگاہ کر دوں گی جو تمہارے نزدیک ایک فقط کانٹریکٹ ہے۔ اس نے سخت لہجے اور صاف لفظوں میں اس پر اپنے ارادے واضح کر دیے تھے۔ میں انہیں بتا دوں گی تم ان کی موت کا انتظار کر رہے ہو تاکہ مجھ سے جان چھڑا سکو۔ جسٹ شٹ اپ، وہ حلق کے بل دھاڑا۔ کیوں؟ کیا تم ایسا نہیں چاہتے؟ میں اس گھر میں آنٹی کی وجہ سے ہوں۔ کیا تم نے مجھ سے یہ نہیں کہا؟ وہ چلائی۔ فارس ضبط کر گیا۔ کیا تم نے مجھ سے یہ نہیں کہا یہ نکاح صرف کاغذ تک ہی محدود رہے گا؟ ہاں؟ دوسری طرف خاموشی تھی۔ یہ آخری وارننگ ہے، میں بتا رہی ہوں، میں خاموش نہیں رہوں گی۔ صوفے پر دراز ہوتے اس نے بلینکٹ اپنے وجود پر پھیلا لیا۔ دوبارہ اس نے فارس وجدان کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جنت کمال اپنے ارادوں میں کتنی سنجیدہ ہے اس کا اندازہ فارس وجدان کو اگلے دن ہی ہو گیا تھا جب مسز شیرازی نے اسے جنت کو شاپنگ پر لے جانے کا کہا تھا۔ کتنی ہی دیر تک تو وہ صدمے کی کیفیت میں کھڑا رہا تھا۔ میٹنگ، کاروبار، کمپنی سے متعلق ہیلے بہانے اس کے کسی کام نہیں آ سکتے تھے۔ آج چھٹی کا دن تھا اور چھٹی کا دن وہ زیادہ تر مسز شیرازی کے ہمراہ گھر پر گزارتا تھا۔ اس نے خونخوار نگاہوں سے جنت کو دیکھا جو رائل بلو ڈریس میں اس کے ساتھ شاپنگ پر جانے کے لیے مکمل تیار کھڑی تھی۔ مسکراہٹ تو مسز شیرازی کے سامنے وہ ہمیشہ لبوں پر سجائے رکھتی تھی، مگر آج فارس وجدان کو اس کے لبوں کا تبسم اپنا مذاق اڑاتا محسوس ہوا تھا۔ آنکھوں میں تضحیک نظر آئی، انداز طنزیہ لگا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ اسے اب ضبط ہی کرنا تھا۔ مزید کوئی بدمزدگی وہ نہیں چاہتا تھا، نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ وہ مزید باغیانہ انداز اپنا لے۔
गाड़ी की चाबी और मोबाइल संभालते हुए। वो उठा तो जन्नत भी मिसेस शेराजी से मिलकर उसके पीछे बाहर आ गई। पैसेंजर सीट पर बैठते ही उसने हैंडबैग गोद में रख लिया था। उसके चेहरे के तूफानी तासुरात को नजरअंदाज करती खिड़की से बाहर देखती रही थी। दौड़ते भागते मनाजर के साथ वो भी किसी दौड़ में शामिल हो गई थी। लब भींचे, दांत पीसते और स्टेयरिंग व्हील पर खतरनाक हद तक गिरफ्त मजबूत किए वो खुद काबू पाने की कोशिश कर रहा था, वरना उसका जी चाह रहा था वो रफ्तार बढ़ाए और गाड़ी किसी ट्रक में दे मारे, खुद भी मर जाए और इस जन्नत को भी मार डाले। 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद वो शहर के बेहतरीन माल की पार्किंग में गाड़ी रोक चुका था। जन्नत फौरन से बाहर निकल गई थी, मगर वो गाड़ी में ही बैठा रहा था। मेरे ख्याल से तुम मुझे यहाँ शॉपिंग के लिए लाए हो। उसने जज्बात की शिद्दत से सुर्ख होती आंखों से जन्नत को देखा। वो खिड़की में कोहनियां जमाए भरपूर मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी। या फिर चाहते हो कि मैं आंटी को फोन करके कहूँ कि तुम मेरे साथ माल के अंदर जाने को तैयार नहीं हो? वो कुछ देर तक उसकी तरफ देखता रहा। वो भी उसे देखती रही। फर्क सिर्फ इतना था कि वो मुस्कुरा रही थी और वो दांत कुचकुचा रहा था। तो ये तुम्हारा असली रंग है? और जन्नत हंस दी। फिर काफी देर तक हंसती रही। वो मुठियां भींचे उसे सर्द नजरों से देखता रहा। तुम अपनी माँ के हवाले से जाने कितनी बार मुझे इस रिश्ते की नोयत जता चुके हो, और जब मैं जताने पर आई हूँ तो बात मेरे रूप पर आ गई है। वो एक बार फिर हंसी, जैसे फारस के सवाल ने उसे काफी महफूज किया हो। नाचार उसे गाड़ी से बाहर आना पड़ा। फिर बिगड़े तेवरों के साथ वो लेदर जैकेट की जेबों में हाथ डाले मुख्तलिफ शॉप्स में उसके पीछे पीछे फिरता रहा। वो उसका सब्र आजमा रही थी, घूम रही थी और कुछ खरीद ना रही थी। वो बार बार कलाई मोड़कर वक्त देखता था, मोबाइल निकालकर स्क्रॉलिंग करता था, और जब सर उठाकर उसे देखता था तो वो तब भी उसे खाली हाथ ही नजर आती थी। उसे गुस्सा तो बहुत चढ़ा हुआ था, मगर वो जब्त किए रहा। पारा तो उसका उस वक्त हाई हुआ जब वो बच्चों की शॉप में दाखिल हो गई थी, और अब उसके सामने छोटे छोटे बच्चों की मिनी मिनी सी अशिया उठा उठा कर देखने लगी। बच्चियों के पोर्शन में कुछ रश था। वो बच्चों के पोर्शन में खड़ी थी और चीजें पसंद करके अब ट्रॉली में रख रही थी। फारस की रगें फूल गई। वो जब्त के आखिरी मराहिल से गुजर रहा था। मुझे कपड़े, फीडर, खिलौने और जाने क्या कुछ खरीद कर वो काउंटर पर आ गई। पेमेंट के लिए उसने फारिस को देखा, जिसने तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए वॉलेट से क्रेडिट कार्ड निकालकर सेल्स बॉय को दिया। बस हो गई शॉपिंग मेरी। पेमेंट अदा करके जब वो बाहर निकले तो वो बहुत खुश नजर आ रही थी। फारिस उस लम्हे कैसा नजर आ रहा था ये देखने की उसने कोई कोशिश नहीं की थी। अब वो तेज तेज कदम उठाता आगे था और उसके वो पीछे। लबों पर तबस्सुम था, आंखों में शरारत। उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक वो सामने लेडीज गारमेंट्स की शॉप में दाखिल हो चुका था। स्टैंड पर लटके चंद रेडीमेड ब्रांड के जोड़ों का ऑर्डर देकर उसने क्रेडिट कार्ड निकाला था। जन्नत ग्लास वॉल के उस पार खड़ी थी और अपने लबों पर उभरती मुस्कुराहट को बार बार दबाने की सही कर रही थी। सेल्स बॉय ने ड्रेसेस पैक करके दिए तो वो बिगड़े तेवरों के साथ बाहर आ गया। पकड़ो इन्हें। अंदाज मुंह पर मारने वाला था। जन्नत बर वक्त ना पकड़ती तो शॉपिंग बैग्स फर्श पर ढेर हो जाते। इसकी क्या जरूरत थी फारिस? उसने बहुत लाड से पूछा। जरूरत तो थी, फारिस ने दांत कुचकुचाए। जाहिर है घर पहुंचते ही उसकी मम्मी ने शॉपिंग से मुतल्लक पूछना था और जन्नत ने बच्चों के कपड़े दिखाने थे, और तब ही, हाँ शायद तब ही, ज्वेलरी शॉप से निकलती जीन्स और टॉप में मलबूस एक स्टाइलिश से लड़की ठिठक कर रुक गई थी। शॉपिंग बैग पर उसकी गिरफ्त एकदम मजबूत हुई थी। आंखों में बेयकीनी का तासुर भर आया था। उसने पहले फारिस को देखा था, अब वो जन्नत को देख रही थी। सदमा, हैरत, बेयकीनी, शौक। फारिस जानने के लिए मुड़ गया था। लबों पर शरारती मुस्कुराहट सजाए जन्नत भी अजलत में कदम उठाती उसके पीछे लपकी थी, और तब ही उसे अपने वजूद पर बेनाम सी तपश का एहसास हुआ था। फारिस के कदमों के साथ कदम मिलाकर चलते हुए उसने यूं ही मुड़कर पीछे देखा था। जीन्स और ऑरेंज रंग की टॉप शर्ट में मलबूस लड़की ने फौरन से रुख बदल लिया था। सर झटकर जन्नत फारिस के हमरा एलिवेटर की जानिब बढ़ गई। वापसी का सफर बहुत खामोशी से कटा था, इतनी खामोशी से कि जन्नत को लगा फारिस सांस भी नहीं ले रहा। मम्मी को यह सब दिखाने की जरूरत नहीं है,
پورچ میں گاڑی کھڑی کرتے ہوئے اس نے خاموشی کا قفل توڑا تھا۔ تیور زیادہ بگڑے ہوئے تھے مگر وہ متحمل لگ رہا تھا، اور جب وہ پوچھیں کہ شاپنگ دکھاؤ تب کیا کروں، اس نے بڑی سنجیدگی سے مشورہ مانگا۔ کچھ بھی دکھا دینا مگر یہ نہیں، فارس نے جیسے وارن کیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی، ان کے درمیان جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ پورے 1 ماہ بعد خاموشی ٹوٹی بھی تھی تو کیسے؟ کیوں؟ یہ کیوں نہ دکھاؤں؟ میری طرح وہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ آئی سویئر، اگر تم نے ایسی کوئی بھی حرکت کی تو میں… وہ خطے سے اکھڑ گیا تھا۔ اوکے فائن۔ جنت نے جیسے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ وہی شاپنگ دکھا دوں نا جو تم نے اپنی پسند کی کروائی ہے۔ ایک ادا سے گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ باہر آئی تھی اور اندر ٹھنڈا ہوتا فارس مزید شعلوں کی لپیٹ میں آیا تھا۔ آج شام کا کھانا ہم باہر کھائیں گے، قدم بڑھاتے ہوئے وہ کہنا نہیں بھولی تھی۔ فارس وجدان نے شدید غصے کے عالم میں اپنا داہنا ہاتھ سٹیئرنگ پر دے مارا تھا۔